स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वीवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बड़े मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमसीक्यूज क्लब की जो क्लासेस हैं वो हमने कंटिन्यू की हुई हैं। प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हमने 8 वीडियोस जो है वो एमसीक्यूज क्लब की जो है वो अपलोड कर दी हैं और उसमें हमने जो है वो सर्कुलर मोशन चैप्टर से स्टार्ट किया है और अभी तक हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स चैप्टर के ऊपर जो है वो पहुंचे हैं। आज हम रे ऑप्टिक्स की ही जो है वो वीडियो नंबर 2 जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। रे ऑप्टिक्स जो है उसका पार्ट 1 जो है वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अपलोड कर दिया है। प्रीवियस वीडियो जो है वो हमने रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 की बनाई थी। स्टार्टिंग टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो आपसे डिस्कस किए थे और आज हम उसी की वीडियो नंबर 2 करने जा रहे हैं। और इसमें रे ऑप्टिक्स के पार्ट नंबर 2 में हम आगे के जो टॉपिक हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और जो रिपीटेड एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक कंप्लीट देखना है। इसी तरह से वो स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड या फैमिली सर्किल में ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाले जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं, चाहे वो नर्स्ट हो, एनईडी हो, यूईटी हो या फिर म्यूट और इस तरह की जितने भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट वो देने जा रहे हैं, तो उनके साथ भी जो है वो इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी इस वीडियो को आखिर तक देखने का मशवरा दें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगी तमाम ही ई कैट एस्पायरेंट्स के लिए जो कि इंटी टेस्ट देने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाह हैं और इस मरतबा ई कैट के एग्जाम्स देंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 2 एमसीक्यूज लिखे हैं। आज की क्लास के अंदर हम ऑलमोस्ट 7 to 8 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं, ये जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम इसका एक और पार्ट करेंगे, पार्ट 3। उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक रह जाएंगे या फिर जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रह जाएंगे वो हम फिर इसके बाद वाली क्लास में नेक्स्ट पार्ट में जो है वो पार्ट 3 जो होगा, इसका पार्ट 3 हम अपलोड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। पहला एमसीक्यू आप देख सकते हैं, फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें पता है एक ऐसी जो है वो माइक्रोस्कोप होती है कि जिसके अंदर 2 लेंस लगे हुए होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट के करीब रखा जाता है और आईपीस जो है वो जहां से हम जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इमेज ऑब्जेक्ट का, उसको जो है वो आईपीस कहा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो फाइनल इमेज होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो क्या बनेगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सिंगल लेंस होता है वो कई तरह के इमेज बनाता है। अब जैसे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके जरिए हम जो है वो इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड इमेज भी हम इसके जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि 2 लेंस लगे होते हैं। अब 2 लेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो पहला लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब रखा होता है वो तो उसका इमेज बनाएगा, फिर जो आईपीस होता है वो लेंस वो जो फर्स्ट इमेज जो बनता है वो उसके लिए आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। तो आईपीस होता है उसका फाइनल इमेज बनाता है। तो वो फाइनल इमेज का पूछा जा रहा है कि फाइनल इमेज जो है वो क्या होगा। तो पहला है रियल एंड इन्वर्टेड, बी है रियल एंड इरेक्ट, सी है वर्चुअल एंड इरेक्ट और डी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है, यानी कि वो जो है वो वर्चुअल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। और साथ में स्टूडेंट्स वर्चुअल के साथ साथ जो है वो इन्वर्टेड के साथ साथ जो है वो वर्चुअल इन्वर्टेड के साथ साथ वो इनलार्जर भी होता है, क्योंकि हमें वो मैग्नीफाइड इमेज जो है वो दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए। इसी तरह से स्टूडेंट जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं, इस तरह का भी एक सवाल बन सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें एक लेंस लगा होता है, तो उसके जरिए हमें जो है वो वर्चुअल इमेज मिलता है, वर्चुअल और
एरेक्ट इमेज हमें उसके जरिए जो है वो मिलता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अब बात कर लेते हैं वो डिवाइसेस जिसमें एक से ज्यादा लेंस लगे होते हैं। स्टूडेंट, इस तरह की जैसे कि माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें दो लेंस लगे होते हैं। इसी तरह से जो टेलीस्कोप है उसमें भी दो लेंस लगे हुए होते हैं, एक से ज्यादा लेंस होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। जो है वो काफी टाइप्स हैं। पहली हम टेलीस्कोप की बात करते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसका जो फाइनल इमेज होता है वो कैसा बनता है, ये सवाल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में भी हो सकता था। उसके बारे में आपको बताते हैं। इसी तरह से गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में भी अगर इस तरह का सवाल आ जाए, और जो इसकी एक और टाइप है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उसके बारे में अगर ये सवाल आ जाए कि फाइनल इमेज कैसा बनेगा, तो फिर हम क्या बताएंगे। तो याद रखें कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, इसमें जो इमेज बनेगा फाइनल इमेज वो इसी तरह का होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वजह क्या है? क्योंकि इसमें भी दो लेंस लगे होते हैं। जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगे हुए, इसमें भी दो लेंस लगे होते हैं। फर्क ये होता है कि जो आई पीस होता है इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है। जबकि इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा होता है। और फाइनल इमेज दोनों का सेम बनेगा, याद रखिएगा। अगर यही सवाल इसके बारे में आ जाए तो आपने इसी के ऊपर जो है वो इसका बबल को फिल करना है या फिर इसके ऊपर टिक लगाना है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, अगर हमारे पास ये सवाल आ जाए गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे गैलीलियन टेलीस्कोप। अगर ये सवाल गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए आ जाए तो याद रखें गैलीलियन टेलीस्कोप में दो लेंस यूज किए जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है और दूसरा कॉनकेव लेंस होता है। अब होता क्या है कि कॉनकेव लेंस जो है वो इमेज को, जो फाइनल इमेज है वो बनाता है, और वो कॉनकेव लेंस जो है वो फाइनल इमेज वर्चुअल और एरेक्ट बनाता है। तो फाइनल इमेज जो है वो हमें इसके जरिए मिलेगा, वर्चुअल एरेक्ट, ठीक है। और जो है वो लार्जर भी मिलेगा। लार्जर इमेज होता है, ऑब्वियसली टेलीस्कोप के जरिए हमें जो है वो ब्राइट व्यू दिखता है, तो वो लार्जर इमेज हमें मिलेगा या फिर इन लार्ज इमेज इसके जरिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि जो इसके जरिए जो फाइनल इमेज मिलेगा, फाइनल इमेज जो इसके जरिए मिलेगा वो मिलेगा वर्चुअल और एरेक्ट। वर्चुअल एरेक्ट इसके जरिए मिलेगा गैलीलियन टेलीस्कोप। तीसरी टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होती है जिसमें तीन लेंस लगे होते हैं। एक फील्ड लेंस लगता है बीच में, दो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में एक फील्ड लेंस लगता है जो कि फाइनल इमेज को एरेक्ट बनाता है। याद रखें, फाइनल इमेज को एरेक्ट बनाने के लिए इसमें तीसरा लेंस यूज होता है। तो इट मींस कि जवाब आ गया कि फाइनल इमेज जो इसमें बनता है वो वर्चुअल और एरेक्ट बनता है। इट मींस जो गैलीलियन टेलीस्कोप में जो इमेज बना है फाइनल इमेज, वही टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बनेगा, यानी कि वर्चुअल, एरेक्ट और लार्जर तो होगा ही, क्योंकि वो ब्राइट व्यू और ब्राइट इमेज हमें उसके जरिए दिखता है टेलीस्कोप के जरिए। सो ये स्टूडेंट्स तीन तरह के इसके सवालात अगर बन जाएं तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर बढ़ते हैं। इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। सो मैग्नीफाइंग पावर का पूछा जा रहा है। मैग्नीफाइंग पावर का पहले तो मैं आपको फॉर्मूलाज लिख के बता देता हूं। देखें, हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ये हम सबसे पहले बना लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अच्छा, यहां पे हम बना लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला बनेगा 1 + d/f।
ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये क्या है, डी। डी स्टूडेंट्स ये लीस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी विजन के लिए। नॉर्मल आई का जो विजन होता है उसके लिए ये लीस्ट डिस्टेंस होता है। और डी कितना होता है, ये कांस्टेंट होता है। डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ये 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए हम कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखकर जो है वो किसी भी इमेज को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उससे करीब लेके आएंगे तो वो हमें नजर नहीं आएगा। 25 सेंटीमीटर तक होगा तो आसानी से नजर आएगा, इससे कम हो जाएगा तो वो हमें ठीक तरह से नजर नहीं आएगा। फिर हमें लाजमी होगा हमारे लिए कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करें ताकि वो उस इमेज को मैग्नीफाई कर दे। तो ये जो है स्टूडेंट्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। डी 25 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम इस फॉर्मूले में रख के और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आपको बता देता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब यहां पे हम लिखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ दो चीजों का इजाफा होगा, L डिवाइडेड बाय एफ ओ 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई। देखें L और F का इजाफा हुआ है स्टार्ट में, पूरा फॉर्मूला एज इट इज है, सिर्फ L और F का इजाफा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास दो फोकल लेंथ आ गए, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि यहां पर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा आईपीस होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए FO आ गया और आईपीस के लिए E हम लगा देते हैं, ठीक है, वो आईपीस होता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम O लगा देते हैं। अब याद रखिएगा हमेशा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फोकल लेंथ आएगा पहले L डिवाइडेड बाय जो फोकल लेंथ होगा L के साथ, वो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होगा। समटाइम्स स्टूडेंट्स के जहन से ये फॉर्मूलाज जो है वो इस तरह से पजल्ड हो जाते हैं कि पहले FE आएगा FO आएगा। तो इसके लिए याद रखें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव वो जो आप जो है वो ऑब्जेक्ट को नियर द ऑब्जेक्ट रखेंगे लेंस, वो ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए आपके पास जो है वो फोकल लेंथ आएगा, तो वो पहले रखना है आपने, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ओ पहले रखना है, हालांकि उसका ऑर्डर बाद में है, ठीक है, अल्फाबेट में, लेकिन उसको आपने पहले रखना है और ई को बाद में रखना है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट का, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्टिव का वो पहले आएगा और आईपीस का ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। किस तरह से याद रखना है कि जो अल्फाबेट है ई वो पहले आता है अल्फाबेट के अंदर, लेकिन फॉर्मूले में वो बाद में आएगा, और जो ओ है यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वो पहले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है टेलीस्कोप के लिए क्या होगा। सो यही फॉर्मूला टेलीस्कोप के लिए क्या होगा, टेलीस्कोप के लिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होगा हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, सिंपल ये फॉर्मूला है। अब इसमें फोकल लेंथ ऊपर है और नीचे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ऊपर है और आईपीस का नीचे है। देखिए हर जगह पर जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो पहले आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रखें कि जो ऑर्डर मैंने आपको बताया कि जो अल्फाबेट ऑर्डर है वो पहले तो ई है, लेकिन जो फॉर्मूले में आएगा वो पहले ओ आएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वो पहले रखना है आपने, उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ आईपीस रखना है। तो ये जो है वो टेलीस्कोप के लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो ये तीन फॉर्मूलाज जो है वो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूलाज हैं जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, जो कि हमने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है P इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि उसमें एक ही लेंस होता है लिहाजा वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के। तो ये स्टूडेंट्स ये तीन फॉर्मूलाज आपने
याद रखने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे 1+d/f, ठीक है। अब हम 1+25 रखेंगे यहाँ पर और नीचे रखेंगे 5। ये भी सेंटीमीटर के अंदर है और ये भी सेंटीमीटर के अंदर है, तो चाहे तो कैंसिल कर दें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ताकि हमें सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। फिर क्या करेंगे, हम नीचे 5 रखेंगे, 5 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5+25, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब ये 5+25 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 30 और नीचे क्या बचा 5। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो इट मींस 6 हमारे पास आंसर आ गया। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो या लीनियर मैग्निफिकेशन हो, उसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा। देयर इज नो यूनिट ऑफ आइदर लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, नो यूनिट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।